कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले पार्ट को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी। आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। कहानी को पूरा ज़रूर देखें। कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कुछ सीख देने वाली है। शाम ढलते ढलते गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। अमन ने रास्ते में ही अपने मम्मी पापा को सारी बात बता दी थी, इसलिए वे पहले से ही वैदेही के घर पहुंच चुके थे। जैसे ही समर्थ धीरे धीरे गाड़ी से उतरा, निर्मला जी की आंखें भर आई। राजशेखर जी ने अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी बेटी और दामाद की हालत देखकर उनका भी गला भर आया। वैदेही दौड़कर अपने माँ के गले लग गई। निर्मला जी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन वैदेही ने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माँ आप रो क्यों रही हैं? मेरे समर्थ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज ही रात हम उन्हें मद्रास लेकर जा रहे हैं, वहाँ उनका इलाज होगा। महादेव मेरी इतनी बड़ी परीक्षा लेकर मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। फिर उसने अमन की तरफ देखा और दृढ़ स्वर में बोली, भाई आप बस आज रात की टिकट का इंतज़ाम कर दीजिए। जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतना अच्छा होगा। अमन ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वो समझ गया था कि उसकी छोटी सी बहन अब आंसुओं से नहीं, हिम्मत से लड़ने का फैसला कर चुकी है। सब लोग अंदर आए। समर्थ को धीरे से सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया गया। तभी आद्या उसके पास आई। उसकी भी आंखें नम थी। उसने समर्थ के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोली, समर्थ अब मैं चलती हूँ, तुम लोग मद्रास जाने की तैयारी करो। मैं महादेव से बस यही प्रार्थना करूंगी कि अगली बार जब तुम्हें मिलूं तब तुम्हारे चेहरे पर यही मुस्कान हो और डॉक्टर कहें कि तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। समर्थ ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने आगे बढ़कर आद्या का हाथ थाम लिया और कहा, थैंक यू, तुमने एक दोस्त से भी बढ़कर साथ दिया है। आद्या ने अपना सर हिलाया, सबको नमस्ते कही और भारी कदमों से वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। निर्मला जी और राजशेखर जी ने भी समर्थ को ढेर सारी दुआएं दी और वैदेही ने कहा कि ज़रूरत पड़ते ही उन्हें फ़ोन कर देगी। अमन टिकट और बाकी ज़रूरी इंतज़ाम करने के लिए बाहर निकल गया। घर में अब सिर्फ समर्थ और वैदेही रह गए। वैदेही बिना एक पल गंवाए रसोई में चली गई। डॉक्टर ने जो हल्का और पौष्टिक भोजन खाने की सलाह दी थी, उसने बड़ी जल्दी जल्दी तैयार किया। कुछ देर बाद वो ट्रे लेकर कमरे में आई, बिस्तर के पास बैठी और बहुत प्यार से बोली, चलो पहले कुछ खा लो, दवाई भी लेनी है। समर्थ चुपचाप उसे देखता रहा। वैदेही हर निवाला बड़ी सावधानी से उसे खिलाती रही। उसके चेहरे पर थकान थी, रात भर की जागी हुई आंखें थी, लेकिन उन सब के ऊपर अपने पति के लिए अटूट प्रेम और विश्वास की चमक थी। समर्थ की नज़रें एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नहीं हट रही थी। खाना खत्म होने के बाद वैदेही जैसे ही उठकर बर्तन रखने लगी, समर्थ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वैदेही पलटकर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल था। समर्थ ने धीमे से अपने पास बैठने का इशारा किया। वैदेही बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। समर्थ ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर भर्राई हुई आवाज़ में पूछा, वेदु तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया, तुम्हारी हर मुस्कान छीन ली, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे खड़ी हो। वैदेही की आंखें हल्की सी नम हुई, लेकिन होठों पर वही शांत मुस्कान थी। उसने बहुत प्यार से कहा, तुम्हें मेरा दर्द दिखाई दे रहा है समर्थ, लेकिन क्या तुम्हें अपना दर्द दिखाई नहीं देता है? मुझे जितनी तकलीफ हुई है उससे 1000 गुना ज़्यादा हर दिन तड़पे होंगे। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरा समर्थ अंदर ही अंदर कितनी बार टूटा होगा, इसका अंदाज़ा शायद कोई नहीं लगा सकता। मैं तुम्हें खुद से भी ज़्यादा जानती हूँ, तुम्हारी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ, तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द भी पहचान लेती हूँ। तुम मुझे दुख देकर कभी खुश रह ही नहीं सकते थे। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन उसकी वजह प्यार था, नफरत नहीं। और जिस दर्द की जड़ में प्यार हो, वहाँ शिकायत ज़्यादा देर टिक ही नहीं सकती। समर्थ की पलकों से आंसू लुढ़क पड़े। वो कुछ बोल नहीं पाया। वैदेही ने उसका हाथ अपने हाथों में समेट लिया और धीमे स्वर में कहा, आई लव यू समर्थ, बहुत ज़्यादा, शायद शब्दों से भी ज़्यादा। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे ना मुझे? समर्थ ने कांपती आवाज़ में कहा, मांग लो वेदु, जो मांगोगी दे दूंगा। अगर अपनी जान भी मांगोगी ना तो एक पल नहीं सोचूंगा। वैदेही ने तुरंत अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और सिर हिलाते हुए बोली, जान क्यों मांगूं? मुझे तो अपनी जान बचानी है, क्योंकि मेरी जान तुम हो।
मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। अगले कुछ दिन बस मुझे दे दो समर्थ, हर फैसला हम मिलकर करेंगे, तुम अकेले कुछ नहीं सोचोगे। एक बार अपने डर की जगह मेरे भरोसे को रख कर देखो। तुम बार बार सोचते रहे हो कि तुम्हारे पास कितना समय है, लेकिन एक बार ये भी सोचो कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगी। मैंने कभी अपने आने वाले कल की कल्पना तुमसे अलग करके की ही नहीं। मेरी हर दुआ में तुम हो, हर सपना तुम हो, हर खुशी तुम हो। अगर भगवान ने ये परीक्षा लिखी है तो उसे हम दोनों मिलकर देंगे। तुम लड़ोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। तुम थकोगे तो मैं तुम्हारा हौसला बनूँगी। जब तुम टूटने लगोगे तो मैं तुम्हें संभाल लूँगी। लेकिन एक बात याद रखना समर्थ, अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस पर जितना तुम्हारा हक है, उतना ही मेरा भी है। इसलिए अब बिना लड़े हार मानने का हक मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ये सुनते ही समर्थ खुद को रोक नहीं पाया। उसने वैदेही के हाथों को अपने सर से लगा लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सच कहता हूँ वेदु, अगर प्यार का कोई दूसरा नाम होता तो वो तुम्हारा होता। आज पहली बार मुझे अपनी बीमारी से ज़्यादा तुम्हारे विश्वास पर भरोसा हो रहा है। अब मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। कमरे में कुछ पल के लिए फिर खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में अब डर कम था, उम्मीद ज़्यादा थी। बाहर रात गहराती जा रही थी और भीतर दो धड़कते दिल आने वाली सबसे कठिन लड़ाई के लिए एक दूसरे का हाथ पहले से कहीं अधिक मजबूती से थाम चुके थे। वैदेही ने बिना एक पल गवाए पूरे घर की ज़रूरत का सामान समेटना शुरू कर दिया। समर्थ की दवाइयाँ, मेडिकल फाइलें, रिपोर्ट्स, कुछ कपड़े, ज़रूरी पानी की बोतल, ज़रूरी कागज़, एक एक चीज़ वो इतनी सावधानी से बैग में रख रही थी जैसे उनमें सिर्फ सामान नहीं, अपने समर्थ की सांसें समेट रही हो। थोड़ी देर पहले ही अमन का मैसेज आया था। उसने सारी टिकटें बुक कर दी थी। रात 10 बजे की फ़्लाइट थी। उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ली थी। आखिर समर्थ उसके लिए सिर्फ उसका दोस्त नहीं था। इंजीनियरिंग के दिनों से दोनों ने एक दूसरे का हर सुख दुख देखा था, और अब तो समर्थ उसकी बहन की पूरी दुनिया था। उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ दोस्त की नहीं, अपने परिवार की थी। सारी पैकिंग पूरी करके वैदेही कमरे में पहुंची। समर्थ चुपचाप बिस्तर पर बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वैदेही उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई, बहुत प्यार से उसके कपड़े बदलवाए, दवाई समय पर दी और फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे उसे घर के मंदिर तक ले गई। मंदिर में पहुंचते ही उसने महादेव के सामने दीपक जलाया, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसके होठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज में अटूट विश्वास था। महादेव, मेरे समर्थ को आपके भरोसे लेकर जा रही हूँ, मेरा विश्वास मत टूटने दीजिए। मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं कि मेरे जीवन को मुझसे छीन लिया जाए। आपने ही इन्हें मेरी ज़िंदगी बनाया है, अब इन्हें मेरी ज़िंदगी से अलग मत कीजिए। उसने पूजा की थाल से थोड़ा सा चंदन उठाकर समर्थ के माथे पर लगाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, महादेव हमारे साथ हैं। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। समर्थ उसे बस देखता रह गया। उसके भीतर का डर पहली बार वैदेही के विश्वास के आगे छोटा पड़ता जा रहा था। तभी बाहर से अमन की आवाज़ आई, लाडो जल्दी करो, एयरपोर्ट पहुंचने में भी समय लगेगा। वैदेही ने सिर हिलाया। दोनों धीरे धीरे बाहर आए। दरवाजे पर पहुंचकर वैदेही के कदम अपने आप रुक गए। उसने पलटकर पूरे घर को देखा। यही घर था जहां उसने शादी के बाद अपने जीवन का सबसे सुंदर एक साल बिताया था। हर दीवार पर उसकी हंसी की गूंज थी, हर कोने में समर्थ की मुस्कान बसी थी। उसने मन ही मन घर की तरफ देखकर कहा, महादेव, अगली बार जब मैं इस घर में लौटूं तो मेरे समर्थ पूरी तरह स्वस्थ होकर मेरे साथ लौटे। इस घर में अगर मेरी खुशियां बसती है तो उन्हें भी मेरे साथ वापस भेज दीजिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने पलकों को कसकर बंद कर लिया। एक भी आंसू बाहर नहीं आने दिया। वो जानती थी उसका एक आंसू समर्थ के दिल पर हजारों जख्म कर देगा। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ी और जाकर गाड़ी में बैठ गई। पूरा रास्ता तीनों लगभग खामोश रहे। गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची। सुरक्षा जांच और बाकी औपचारिकताओं के बाद भी वेटिंग एरिया में बैठ गए। फ्लाइट में अभी लगभग आधा घंटा बाकी था।
वैदेही हर थोड़ी देर में चोरी चोरी समर्थ को देख लेती, कभी उसके माथे को, कभी उसकी थकी हुई आंखों को, कभी उसके हाथों को, जैसे हर पल उसे अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। समर्थ भी उसकी बेचैनी पढ़ रहा था। वो जानता था कि उसकी वेदू अंदर ही अंदर बिखर रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रही है कि कहीं उसके चेहरे का दर्द उसे और कमज़ोर ना कर दे। कुछ देर बाद ओडिंग की घोषणा हुई। दोनों अमन के साथ विमान में बैठ गए। दिल्ली से मद्रास की उड़ान लगभग 2.5 से 3 घंटे की थी। पूरी यात्रा में वैदेही ने एक बार भी समर्थ का हाथ नहीं छोड़ा। जब भी विमान हल्का सा हिलता, उसकी उंगलियां समर्थ की उंगलियों को और कसकर पकड़ लेती, जैसे वो उसे हर तकलीफ से अपनी हथेलियों में छिपा लेना चाहती हो। रात तक वे मद्रास पहुंच गए। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही अमन ने पहले से बुक की हुई टैक्सी बुला ली। उसने ऑनलाइन होटल का भी इंतज़ाम कर रखा था। कुछ ही देर में तीनों होटल पहुंच गए। अमन ने 2 कमरे लिए, एक कमरा समर्थ और वैदेही के लिए, दूसरा अपने लिए। कमरे में पहुंचते ही समर्थ बेहद थका हुआ महसूस करने लगा। उसके सिर में हल्का दर्द था और बार बार चक्कर जैसे आ रहे थे। वैदेही ने तुरंत डॉक्टर की बताई हुई दवा निकाल कर उसे पानी के साथ दी। फिर बहुत प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, अब कुछ मत सोचो, बस आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसने धीरे से समर्थ को बिस्तर पर लिटा दिया। समर्थ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक मासूम सी चाहत थी। उसने बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैला दिए। वैदेही समझ गई कि उसका समर्थ इस समय किसी दवा से ज़्यादा उसके साथ की ज़रूरत महसूस कर रहा है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस 1 मिनट। उसने जाकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, वापस आई और बिना कपड़े बदले ही चुपचाप उसके पास बैठ गई। अगले ही पल वो उसके सीने से लग गई। उसके मन में तूफान था। जी चाहता था कि अपने समर्थ के सीने से लगकर जी भर कर रो ले, अपने सारे डर उसके कंधे पर रख दे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पलकों की कैद से बाहर नहीं आने दिया। वो जानती थी उसकी एक सिसकी भी समर्थ के दिल को 1000 टुकड़ों में बांट देगी। उसने बस बहुत प्यार से उसके माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों को, उसके गालों को, और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। समर्थ ने कांपते हाथों से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। शायद कुछ दिनों बाद उसे इतना सुकून मिला था। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें गहरी होने लगी। वो वैदेही को अपनी बाहों में लिए लिए ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन वैदेही वो कहाँ सो पाई थी। वो चुपचाप उसकी बाहों में लेटी रही। कभी धीरे से उसका माथा चूम लेती, कभी उसके बालों को सहला देती, कभी उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर उसे एकटक निहारती रहती। बीच बीच में उसकी आंखों से 2-4 आंसू चुपचाप तकिए पर गिर जाते। वो तुरंत उन्हें पोंछ देती, कहीं कोई बूंद समर्थ के चेहरे तक ना पहुंच जाए। रात जैसे ठहर गई थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही, लेकिन वैदेही की नजरें एक पल के लिए भी समर्थ के चेहरे से नहीं हटी। वो मन ही मन उसकी हर मुस्कान, हर रेखा, हर मासूमियत को अपनी आंखों में बसाती जा रही थी, जैसे आने वाले हर पल के लिए अपने दिल में उसे सजो लेना चाहती हो। कब रात बीत गई और सुबह की पहली हल्की किरण खिड़की के पर्दों से छन कर कमरे में उतर आई, उसे पता ही नहीं चला। पूरी रात उसने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। उसकी पूरी दुनिया उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी और वो उस दुनिया को बस प्यार भरी नज़रों से देखती रही। सुबह की हल्की सुनहरी किरणें होटल के कमरे की खिड़की से छन कर भीतर आ चुकी थी। पूरी रात जागने के बावजूद वैदेही की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी नज़रें अब भी अपने समर्थ के चेहरे पर ही टिकी थी, जो दवा के असर से गहरी नींद में सो रहा था। तभी समर्थ की आंख खुली और वैदेही ने झट से अपनी आंखें मूंद ली। समर्थ धीरे धीरे वैदेही की बाहों से अलग हुआ। उसने उसके माथे को प्यार से चूमा और बिना कुछ कहे उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ कमरे में घुस गई। वैदेही वहीं उठकर बिस्तर के सहारे बैठ गई। उसकी नज़रें कमरे की छत पर टिकी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ समर्थ का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था। वो सोच रही थी कि कैसे एक ही पल में उनकी ज़िंदगी ने इतना बड़ा मोड़ ले लिया। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वैदेही ने जल्दी से अपने चेहरे को सामान्य किया और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने अमन खड़ा था।
उसके चेहरे पर भी रात भर की जागी हुई थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, लाडो, आज सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट मिल गई है। हमें 9:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाना होगा। पहले समर्थ को थोड़ा सा नाश्ता करा देना, फिर समय पर दवा खिला देना। मैं नीचे से नाश्ता भिजवा देता हूँ और तुम भी कुछ खा लेना। वैदेही बस चुपचाप उसे देखती रही। अमन ने उसके चेहरे की थकान पढ़ ली। वो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें मजबूत रहना होगा बच्चा, समर्थ को संभालने के लिए। पहले तुम्हारा स्वस्थ रहना ज़रूरी है। अगर तुम खुद ही कमज़ोर पड़ जाओगी तो फिर उसे हिम्मत कौन देगा। बस इतना सुनना था कि रात भर से अपने भीतर रोके हुए आंसू वैदेही की पलकों की कैद तोड़ बैठे। वो एकदम से आगे बढ़ी और अमन के सीने से लगकर फूट पड़े। कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा, भाई, मेरे समर ठीक हो जाएंगे ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अमन ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी अपनी आंखें भी भर आई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हम उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं और उम्मीद लेकर ही वापस जाएंगे। तू बस अपना भरोसा मत खोना। जब तक हम कोशिश कर रहे हैं तब तक हारने का सवाल ही नहीं उठता। महादेव हमारी सुनेंगे। हमारा समर्थ बिल्कुल ठीक होकर हमारे साथ वापस घर चलेगा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वैदेही ने तुरंत अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। समर्थ बाहर आया और दोनों को देखकर हल्के से मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग। अमन भी तुरंत भी सामान्य होकर बोला, गुड मॉर्निंग मेरे शेर, कैसा महसूस कर रहा है? समर्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले से थोड़ा बेहतर हूँ। अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस यही सुनना था। अब आराम से नाश्ता करो, दवा लो, 9:30 बजे निकलेंगे, 10 बजे की अपॉइंटमेंट है। इतना कहकर वो बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद नाश्ता आया। वैदेही ने अपने हाथों से समर्थ को नाश्ता कराया, समय पर दवा दी और उसके बहुत कहने पर खुद भी थोड़ा सा खा लिया। फिर तीनों समय से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। लगभग 9:30 बजे तीनों होटल से निकलकर सीधे कृष्णमूर्ति न्यूरो इंस्टीट्यूट चेन्नई पहुंचे। अस्पताल का शांत वातावरण, सफ़ेद दीवारें और हर तरफ भागते डॉक्टरों को देखकर समर्थ के मन की घबराहट अपने आप बढ़ने लगी। ठीक 10 बजे उनका नंबर आया। तीनों डॉक्टर आर्यन कृष्णमूर्ति के केबिन में पहुंचे। डॉक्टर ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, फिर बिना जल्दबाजी किए समर्थ की अब तक की सारी मेडिकल रिपोर्ट, MRI, स्कैन और बाकी जांचों को एक एक करके बहुत ध्यान से देखा। लगभग 10 मिनट तक वे बिना कुछ बोले पूरी केस हिस्ट्री समझते रहे। फिर उन्होंने अपना चश्मा उतारा और बहुत शांत स्वर में कहा, सबसे पहले तो आप लोग घबराइए नहीं, आप सही समय पर सही जगह पहुंचे हैं। ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी में कोई डॉक्टर कभी 100% वादा नहीं कर पाता। कई बार 50% संभावना भी बहुत अच्छी साबित हो जाती है और कई बार 90% उम्मीद भी साथ नहीं देती। इसलिए इलाज में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मरीज का हौसला, परिवार का साथ और सही समय पर लिया गया फैसला। अभी तक जो रिपोर्ट मैंने देखी है उन्हें देखकर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे पास कोशिश करने का पूरा अवसर है और जब तक अवसर है तब तक उम्मीद भी है। लेकिन ऑपरेशन की तारीख तय करने से पहले हमें कुछ और जांच करनी होगी। हमें ये देखना होगा कि आपका शरीर सर्जरी के लिए पूरी तरह तैयार है या नहीं। उन सभी रिपोर्ट्स के बाद ही हम आगे की प्रक्रिया और ऑपरेशन की तारीख तय करेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर वैदेही के चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत दिखाई दी। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। दूसरी तरफ समर्थ के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो शांत बैठा था, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार एक दूसरे में उलझ रही थी। डॉक्टर ने उसकी ओर देखकर आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और बोले, मिस्टर समर्थ, आइए पहले आपका चेकअप कर लेते हैं। फिर उन्होंने अमन और वैदेही की तरफ देखकर कहा, आप दोनों कृपया बाहर बैठिए, जांच पूरी होते ही मैं आप लोगों को अंदर बुला लूँगा। वैदेही ने एक बार समर्थ का हाथ दबाया, मुस्कुराकर उसे हिम्मत दी और फिर भारी कदमों से अमन के साथ बाहर जाकर प्रतीक्षालय की कुर्सी पर बैठ गई, जबकि डॉक्टर समर्थ को आगे की जांच के लिए अपने साथ अंदर ले गए। सारे टेस्ट पूरे होने के बाद लगभग दोपहर के 12 बजे डॉक्टर आर्यन कृष्णमूर्ति अपने केबिन से बाहर आए।
उनके चेहरे पर पहली बार एक संतोष भरी मुस्कान थी। अमन और वैदेही लगभग दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। दोनों की सांसें जैसे उनके अगले शब्दों पर अटक गई थी। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, गुड न्यूज़, अभी तक की सभी जांच की रिपोर्ट उम्मीद से बेहतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि समर्थ का शरीर ऑपरेशन के लिए अच्छी प्रतिक्रिया दे रहा है। हर मरीज की बॉडी पहली बार में इस तरह तैयार नहीं मिलती, लेकिन इनके मामले में ये हमारे लिए एक सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब तैयार हैं तो आज ही शाम 4 बजे हम ऑपरेशन करेंगे। ये सुनते ही वैदेही की बंद पड़ी सांस जैसे वापस लौट आई। उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ उम्मीद भी चमक उठी। डॉक्टर ने आगे समझाते हुए कहा, देखिए, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है। इसमें कोई भी डॉक्टर 100% की गारंटी नहीं देता, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आई है उन्होंने हमारी उम्मीद और बढ़ा दी है। अब आप इन्हें हल्का सा भोजन करा दीजिए, जो दवाइयाँ लिखी हैं वे समय पर दे दीजिए। इसके बाद हमारी टीम इन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करेगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी भरोसा ईश्वर पर रखिए। इतना कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए। वैदेही ने तुरंत समर की तरफ देखा। कुछ देर पहले तक जो घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी वो अभी भी थी, लेकिन अब उसके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी जल चुकी थी। वैदेही उसके से बिल्कुल सामने आकर बैठ गई। उसने धीरे से समर्थ के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, सब कुछ हमारे पक्ष में होगा। महादेव हमें यहाँ तक लेकर आए हैं तो बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ेंगे। और माँ भी चारों धाम की यात्रा पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर आशीर्वाद आज तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरा प्यार तुम्हारे साथ खड़ा है, भाई तुम्हारे साथ है, महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब डरने की बारी नहीं, लड़ने की बारी है। समर्थ ने उसकी आंखों में देखा। उन्हीं आंखों में उसे अपना पूरा संसार दिखाई देता था। उसके होठों पर कई दिनों बाद एक सच्ची मुस्कान आई। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, हाँ, अब मैं नहीं डरूंगा। इस बार मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास वापस आना है। वैदेही की आंखें भर आई, लेकिन उसने मुस्कुराहट को टूटने नहीं दिया। उसने धीरे से उसका माथा चूम लिया और बोली, यही हिम्मत चाहिए मुझे अपने समर्थ से। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। देखते ही देखते शाम के 4 बजने में कुछ ही मिनट बाकी रह गए। अस्पताल का स्टाफ समर्थ को ऑपरेशन के लिए तैयार करने लगा। उसने अस्पताल के कपड़े पहन लिए थे। स्ट्रेचर धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ रहा था। बाहर अमन बार बार अपनी उंगलियां मसल रहा था। उसकी आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अपनी बहन के सामने टूटना नहीं चाहता था। वैदेही स्ट्रक्चर के साथ साथ चल रही थी। उसकी नज़र एक पल के लिए भी समर्थ के चेहरे से नहीं हट रही थी। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से कुछ कदम पहले स्ट्रेचर रुक गया। वैदेही आगे बढ़ी। उसने दोनों हाथों से समर्थ का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कांपते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, सुन रहे हो ना, मेरा समर्थ वापस आएगा, बिल्कुल ठीक होकर वापस आएगा, क्योंकि उसकी वेदू उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने आज हार मान ली, अगर तुमने लौटने की कोशिश नहीं की, तो यहाँ से सिर्फ तुम्हारी वेदू की सांसें नहीं, उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए वापस आना। समर्थ की आंखें छलक उठी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और प्यार से वैदेही के होठों पर रख दिया। भर्राई हुई आवाज़ में बोला, ऐसी बातें ना करो वेदू, मैं अपना भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं लौटूंगा सिर्फ और सिर्फ अपनी वेदू के लिए। अभी हमारी बहुत सी अधूरी खुशियाँ बाकी है, बहुत से सपने पूरे करने हैं। मैं वादा करता हूँ वेदू, मैं लड़कर वापस आऊँगा। वैदेही ने उसकी हथेली को अपनी दोनों हथेलियों में समेट लिया और अपनी आंखें बंद करके उसे अपने माथे से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में हार नहीं, उम्मीद थी। अगले ही पल ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। डॉक्टरों की टीम समर्थ को अंदर लेकर चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही लाल रंग की ऑपरेशन लाइट जल उठी। बाहर खड़ी वैदेही ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, महादेव, मेरे समर्थ को मुझे वापस लौटा दीजिए।
वहीं अमन भी चुपचाप दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया था। उस लंबी प्रतीक्षा की शुरुआत हो चुकी थी, जहां हर बीतता हुआ पल एक पूरी उम्र जैसा लग रहा था। ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब जलते ही भारी दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया और उसके साथ ही जैसे वैदेही की सांसें भी उसी दरवाजे के भीतर कैद हो गई। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी उस बंद दरवाजे को एकटक देखती रही, मानो उसकी निगाहें उस दीवार को चीर कर अपने समर तक पहुंच जाना चाहती हो। उसके होठ लगातार बुदबुदा रहे थे, महादेव बस मेरे समर्थ को मुझे वापस दे दीजिए। उसकी उंगलियां आपस में इतनी कसकर जुड़ी हुई थी कि उनके पोर सफ़ेद पड़ गए थे। अमन भी पहली बार अपने सबसे मजबूत दोस्त के लिए इतना असहाय महसूस कर रहा था। वो कभी गलियारे के एक छोर तक जाता, फिर लौट आता, फिर घड़ी देखता, फिर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को। हर गुजरता मिनट जैसे घंटों में बदल गया था। वैदेही वहीं कुर्सी पर बैठी थी, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद किए, मगर उसकी पलकों से आंसू लगातार गिरकर उसकी हथेलियों को भिगो रहे थे। जिस इंसान के साथ रहते हुए उसका पूरा दिन कब बीत जाता था, उसे कभी एहसास तक नहीं होता था। आज उसी समर्थ के बिना बीतता हुआ एक एक मिनट उसे एक एक वर्ष के समान भारी लग रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। हर बार जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा हल्का सा खुलता, वैदेही उम्मीद से खड़ी हो जाती, लेकिन कोई नर्स अंदर बाहर होकर फिर दरवाज़ा बंद कर लेती। उसकी उम्मीद फिर उसी दरवाजे के पीछे कैद हो जाती। अमन कई बार उसके पास आकर बोला, लाडो थोड़ा पानी पी ले, चाय पिएगी? लेकिन वो बस सर हिलाकर मना कर देती। आखिरकार लगभग 6 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब बुझ गया। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अपने मास्क को हटाते हुए बाहर आए। वैदेही और अमन लगभग दौड़ते हुए उनके सामने पहुंच गए। वैदेही की कांपती हुई आवाज़ मुश्किल से निकली, डॉक्टर मेरा समर्थ। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, बधाई हो, ऑपरेशन सफल रहा, ट्यूमर पूरी तरह से निकाल दिया गया है। फिलहाल सबसे बड़ा और कठिन चरण पूरा हो चुका है। अब हमें अगले 24 घंटे तक इनकी निगरानी करनी होगी। जब तक इन्हें पूरी तरह होश नहीं आ जाता और शरीर सामान्य प्रतिक्रिया नहीं दे देता, तब तक कुछ भी अंतिम रूप से कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक सब कुछ उम्मीद के अनुसार है। ये सुनते ही वैदेही की आंखों से खुशी के आंसू फूट पड़े। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और वहीं खड़े खड़े रोते हुए महादेव को धन्यवाद देने लगी। अमन ने भी राहत की लंबी सांस ली और अपनी आंखें पोंछ ली। कुछ देर बाद नर्स समर्थ को स्पेशल प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर गई। डॉक्टर ने समझाया, अभी इन्हें पूरी तरह होश में आने में कुछ घंटे लग सकते हैं। दवाइयों का असर धीरे धीरे कम होगा। जब मरीज पहली बार आंखें खोलेगा, तब हम कुछ सामान्य सवाल पूछेंगे और शरीर की प्रतिक्रियाएं देखेंगे। अगर सब सामान्य रहा तो अगले कुछ दिन यही निगरानी में रखा जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद अमन ने वैदेही की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी। अमन उसके पास बैठा और बहुत प्यार से बोला, चल मेरा बच्चा, अब थोड़ा सा कुछ खा ले। अगर तू ऐसे ही कमज़ोर हो गई तो समर्थ को कौन संभालेगा? वैदेही ने बिना समर्थ का हाथ छोड़े धीरे से कहा, भाई मुझे कुछ नहीं खाना और कहीं नहीं जाना। अगर उसने आंखें खोल दी और मैं यहाँ नहीं रही तो? अमन मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं यहीं हूँ, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा उसे। चल बस 10 मिनट, उसके बाद फिर यहीं आ जाना। बहुत समझाने के बाद वैदेही उठी। जाते जाते उसने समर्थ के माथे को बहुत प्यार से चूम लिया और धीमे से फुसफुसाई, जल्दी आंखें खोलो, तुम्हारी वेदू इंतजार कर रही है तुम्हारा। फिर वो बार बार पीछे मुड़कर समर्थ को देखते हुए अमन के साथ कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गई। लेकिन उसका दिल, उसकी सांसें और उसकी पूरी दुनिया अब भी उसी अस्पताल के उस शांत कमरे में अपने बेहोश समर्थ के पास ही ठहरी हुई थी। अगले 18 घंटे जैसी पूरी जिंदगी बनकर बीत गए। अस्पताल के उस शांत कमरे में मशीनों की लगातार आती बीप बीप की आवाज़ ही सबके दिलों की धड़कनों का सहारा बनी हुई थी। समर्थ अब भी बेहोश था। डॉक्टर समय समय पर आकर उसकी जांच कर रहे थे। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा था, लेकिन अभी तक उसका होश में ना आना डॉक्टरों के लिए भी चिंता का कारण बनने लगा था।
वैदेही पिछला 18 घंटों से एक पल के लिए भी उसके सिरहाने से नहीं हटी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, होठ सूख गए थे, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। बस हर कुछ मिनट में समर्थ का हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से सहला देती और मन ही मन महादेव से प्रार्थना करती। अमन भी बाहर और अंदर के बीच चक्कर लगा लगा कर थक चुका था। उसकी अपनी सांसें जैसे हर गुजरते पल के साथ अटकती जा रही थी। पहली बार उसे समय इतना निर्दयी लग रहा था। वैदेही की आंखों में अब तक रुके हुए आंसू भी जैसे पलकों की देहरी छोड़ने को बेचैन थे। तभी अचानक समर्थ की उंगलियों में बहुत हल्की सी हरकत हुई। वैदेही का पूरा शरीर जैसे बिजली की तरह कांप उठा। वो तुरंत झुककर उसका हाथ दोनों हाथों में कसकर पकड़ते हुए लगभग रो पड़ी। समर्थ, समर्थ, सुन पा रहे हो ना मुझे? अगले ही पल समर्थ की पलकों में हल्की सी कंपन हुई। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। वैदेही की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो लगभग दौड़कर दरवाजे तक गई और घबराई हुई आवाज में बोली, नर्स जल्दी आइए, समर्थ को होश आ गया है। कुछ ही क्षणों में नर्स डॉक्टर को लेकर कमरे में पहुंची। डॉक्टर ने पूरी सावधानी से उसकी आंखों की प्रतिक्रिया, नब्ज, ब्लड प्रेशर और बाकी सभी पैरामीटर जांचे। सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने समर्थ की तरफ देखकर धीरे से पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? समर्थ ने बहुत धीमे से सिर हिलाया। फिर डॉक्टर ने मुस्कुराकर वैदेही की तरफ इशारा किया और पूछा, इन्हें पहचानते हैं आप? समर्थ ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर वैदेही की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार उतर आया। होठों पर हल्की सी मुस्कान खिली और टूटती हुई आवाज में उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, मेरी पूरी जिंदगी। बस इतना सुनना था कि वैदेही की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो तुरंत पलटकर अमन के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये दुख के नहीं, अपनी दुनिया को दोबारा पा लेने की राहत के आंसू थे। डॉक्टर भी उस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब सबसे ज़रूरी बात, मरीज को किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। इन्हें हमेशा खुश रखिए, समय पर दवाइयाँ दीजिए, अच्छा खाना खिलाइए। ऑपरेशन सफल रहा है और अभी इनकी हालत उम्मीद से काफ़ी अच्छी है। अगले 2 दिनों में समर्थ की तबीयत लगातार सुधरने लगी। अब वो सहारे से उठकर बैठने लगा था। वैदेही अपने हाथों से उसे खाना खिलाती, समय पर दवाइयाँ देती, डॉक्टर की बताई हुई हल्की हल्की एक्सरसाइज करवाती और हर समय उसके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करती। एक दिन जब वैदेही नर्स से कहकर कुछ देर के लिए वॉशरूम गई हुई थी, तभी ड्यूटी पर मौजूद नर्स मुस्कुराते हुए समर्थ के पास आई और बोली, सर आप सच में बहुत लकी हैं। मैंने अपने करियर में बहुत से मरीज और उनके परिवार वाले देखे हैं, लेकिन आपकी पत्नी जैसी पत्नी बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आपको महादेव से अपनी प्रार्थनाओं में वापस मांग लिया हो। रात रात भर बिना सोए आपके सिरहाने बैठी रही, खुद ठीक से खाना नहीं खाया, लेकिन आपकी एक भी दवा समय से आगे पीछे नहीं होने दी। डॉक्टर से लेकर पूरे स्टाफ तक सबने इनके चेहरे पर आपके लिए वही एक चिंता देखी थी। सच कहूँ, आपको दूसरी जिंदगी सिर्फ ऑपरेशन से नहीं, इनके प्यार ने भी दी है। समर्थ की आंखें भर आई। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा, जहां से कुछ ही पल बाद मुस्कुराती हुई वैदेही वापस अंदर आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी कि सचमुच भगवान ने उसे दुनिया की सबसे अनमोल जीवन संगिनी दी है। 5 दिन बाद डॉक्टर ने आखिरी बार सभी रिपोर्ट देखकर संतुष्टि से कहा, अब आप घर जा सकते हैं। घाव अच्छी तरह भर रहा है, लेकिन अभी पूरा आराम बहुत ज़रूरी है। समय पर दवाइयाँ लीजिए, पौष्टिक भोजन कराइए, ज़्यादा देर तक चलना फिरना नहीं है। शुरुआत में इन्हें वॉशरूम तक भी सहारा देकर ले जाइए। समय समय पर फॉलो अप के लिए आते रहिए। जब बोर होने लगे तो परिवार के साथ बातें कीजिए, हल्की फुल्की कॉमेडी या मज़ेदार वीडियो देखिए। सबसे बड़ी दवा इनकी मुस्कान है। डॉक्टर की बात सुनते ही वैदेही ने राहत की लंबी सांस ली। कुछ ही देर बाद डिस्चार्ज की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। अमन सारी फाइलें लेकर आ गया और फिर दोनों ने मिलकर धीरे धीरे समर्थ को सहारा देकर अस्पताल से बाहर ले आए। होटल पहुंचने के बाद समर्थ को आराम से बिस्तर पर लिटा दिया गया।
उसी समय अमन का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ संगीता जी थी। चारधाम यात्रा से लौटते ही वो सीधे राजशेखर जी और निर्मला जी के घर पहुंची थी। वहां पहुंचकर उन्हें समर्थ की बीमारी और ऑपरेशन के बारे में सब कुछ पता चला था। ये सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। फ़ोन उठते ही उनकी कांपती हुई आवाज़ आई, अमन, मेरा समर्थ कैसा है बेटा? अमन ने बिना देर किए वीडियो कॉल कर दी। अगले ही पल स्क्रीन पर संगीता जी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। उन्हें देखते ही समर्थ की आंखें भी भर आई। उन्हें धीमी आवाज़ में कहा, माँ। बस इतना सुनना ही संगीता जी फूट फूट कर रो पड़ी। तूने मुझे क्यों नहीं बताया बेटा? मैं तेरी माँ हूँ, तेरे दर्द में भी साथ नहीं थी। उनकी रुलाई रुक ही नहीं रही थी। पीछे खड़े राजशेखर जी, निर्मला जी भी भावुक होकर आंसू पोंछ रहे थे। वैदेही तुरंत कैमरे के सामने आई। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, माँ अब रोइए मत, आपका समर्थ बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन सफल हो गया, आपकी चारों धाम यात्रा भी सफल रही, आपका बेटा अच्छा है, डॉक्टर ने भी कहा है कि अब सब अच्छा होगा। अब आपको बस जल्दी से यहाँ आकर अपने बेटे को डांटना है कि उसने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। संगीता जी ने कांपते हाथों से स्क्रीन पर ही बेटे के चेहरे को छूने की कोशिश की और बोली, मैं आ रही हूँ बेटा, अब तुझे अपनी आंखों के सामने रखूँगी, अब तुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ूंगी। कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखें नम थी, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज़्यादा उम्मीद थी। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से अंधेरे में भटकती इस छोटी सी दुनिया में आखिरकार उम्मीद की पहली किरण उतर आई हो। माँ, मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास। 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीनों ने जैसे जिंदगी का पूरा रंग ही बदल दिया था। अस्पताल के उस सफ़ेद कमरे में जहाँ कभी हर सांस डर के साए में चलती थी, अब उसी जगह डॉक्टर के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उन्होंने समर्थ की सारी रिपोर्ट्स एक एक करके देखी, फिर मुस्कुराते हुए फाइल बंद कर दी। अब आपकी रिकवरी बहुत अच्छी है, सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य है, दवाइयाँ समय पर लेते रहिए और धीरे धीरे अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट सकते हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने केस दिल्ली के ब्रेन ट्यूमर सर्जन को रेफर कर दिया था। अब उसे यहाँ ही दिखाया जा रहा था। हर 15 दिन पर उसे चेन्नई जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सुनते ही समर्थ की आंखों में चमक उतर आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, डॉक्टर, क्या मैं अब ऑफिस जाना शुरू कर सकता हूँ? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन शुरुआत में ज़्यादा तनाव मत लीजिए, आराम और काम दोनों में संतुलन रखिए। बस इतना सुनना था कि समर्थ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अस्पताल से बाहर निकलते समय उसने सबसे पहले वैदेही का हाथ अपने हाथों में लिया और लंबे समय तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, प्रेम था और वो एहसास था जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं था। अगर इन 2 महीनों में किसी ने उसे टूटने नहीं दिया था तो वो सिर्फ उसकी वैदू थी। जब उसने खुद जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, तब वैदेही उसकी उम्मीद बनकर हर पल उसके साथ खड़ी रही थी। उसने उसकी दवाइयों से लेकर उसकी मुस्कान तक का ख्याल रखा था, उसकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा था। समर्थ मन ही मन सोच रहा था कि ये जीवन भर भी उसका ये ऋण नहीं चुका पाएगा। उसी पल उसने तय कर लिया कि आज की रात वो अपनी वैदू को ऐसी खुशियाँ देगा जिन्हें वो कभी भूल ना सके। संयोग से उसी रात वैदेही का जन्मदिन भी था। घर लौटते ही उसने बड़ी चुपके से अमन को अपने कमरे में बुलाया और मुस्कुराकर बोला, आज की सारी तैयारी सिर्फ वैदेही के लिए होगी, उसे ज़रा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। अमन भी खुशी से मुस्कुरा उठा और दोनों ने मिलकर पूरी योजना बना ली। शहर के सबसे खूबसूरत होटल की छत पहले से ही बुक कर ली गई। शाम ढलते ढलते वहाँ फूलों की मनमोहक सजावट हो चुकी थी। सफ़ेद और हल्के गुलाबी फूलों से सजा रास्ता, चारों तरफ टिमटिमाती सुनहरी लाइटें, मोमबत्तियों की नरम रोशनी, हल्की हल्की ठंडी हवा और दूर आसमान में चमकते सितारे उस जगह को किसी सपने जैसा बना रहे थे। रात के 11:55 पर समर्थ वैदेही को लेकर वहां पहुंचा। वैदेही तो ये सब देखकर ही स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें बार बार चारों ओर घूम रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसके लिए था। ठीक 12 बजते ही पूरे होटल की लाइटें कुछ क्षणों के लिए मंद हो गई।
अगले ही पल सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारे एक साथ आसमान की ओर उड़ने लगे। हर गुब्बारे पर सुनहरे अक्षरों में हैप्पी बर्थडे वैदेही लिखा हुआ था और उन गुब्बारों के बीच चमकती हुई रोशनी से आसमान में आई लव यू भर आया। वो दृश्य इतना सुंदर था कि वैदेही की आंखें अनायास ही भर आई। उसने कांपती हुई आवाज़ में समर्थ की ओर देखा, लेकिन समर्थ की आंखें तो पहले से ही नम थी। उसने धीरे धीरे वैदेही के सामने आकर अपने दोनों घुटनों के बल बैठते हुए उसका एक हाथ अपने हाथों में लिया, फिर पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उसके चरणों को स्पर्श कर लिया। वैदेही जैसे घबरा कर पीछे हट गई। उसने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, समर्थ, ये क्या कर रहे हो? मुझे नर्क में डालना चाहते हो क्या? समर्थ ने उसकी ओर देखकर बेहद शांत और भीगी हुई आवाज़ में कहा, नहीं वैदू, मैं अपनी उस लक्ष्मी के चरण छू रहा हूँ जिसने मुझे नया जीवन दिया है। जब मैं हार गया था तब तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। जब मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी तब तुम मेरी उम्मीद बनकर खड़ी रही। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो। आज मैं अपने जीवन की देवी को सम्मान देना चाहता हूँ। ये सुनते ही वैदेही की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत झुककर समर्थ को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसके कांपते हुए होठों से बस इतना ही निकला, मैं कोई देवी नहीं बनना चाहती समर्थ, मैं बस तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी अर्धांगिनी और जीवन भर तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। समर्थ ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते रहे। उस पल शब्दों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद समर्थ उसे प्यार से लेकर होटल के उसी कमरे की ओर बढ़ा जिसे उसने पहले से बेहद खूबसूरती से सजवाया था। कमरे में हल्की सुगंध बिखरी हुई थी, फूलों की पंखुड़ियाँ सलीके से सजी थी और खिड़की से आती चांदनी पूरे कमरे को एक शांत मधुर आभा दे रही थी। समर्थ ने वैदेही को बड़े स्नेह से अपनी बाहों में उठाया। वैदेही मुस्कुराते हुए संकोच से उसकी ओर देखती रही। उसने उसे बहुत सावधानी से बिस्तर पर लिटाया, फिर उसके माथे पर एक लंबा स्नेह भरा चुम्बन रखकर धीमे स्वर में कहा, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी अधूरापन आया, जो भी खुशियाँ तुमने मेरे लिए टाल दी, अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा कर उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा यही मुस्कान बनी रहे, क्योंकि मेरी हर खुशी अब तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही आकर ख़त्म होती है। वैदेही की पलकों पर फिर नमी उतर आई। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ समर्थ के हाथों पर रख दिया। समर्थ ने उसके चेहरे को बेहद कोमलता से अपनी हथेलियों में थामा और उसके माथे फिर उसके गालों को स्नेह से चूम लिया। वैदेही भी मुस्कुराते हुए उसके और करीब आ गई। समर्थ ने आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही वैदेही और समर्थ के आगोश में पिघलती जा रही थी। आज महीने बाद वैदेही का इंतज़ार पूरा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वही वादा पढ़ लिया था जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। उस रात उनके बीच प्रेम, विश्वास, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का मौन संकल्प पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया और दोनों उसी अनमोल एहसास में एक दूसरे का हाथ थामे अपनी नई खुशहाल ज़िंदगी की ओर बढ़ चले। ये तो नहीं पूछूंगी कि ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लेकिन ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और जिन्होंने इस कहानी पर अपना प्यार दिया, कमेंट किया, वीडियो को लाइक किया, उनका दिल से धन्यवाद। बाकी कुछ चीज़ें व्यूज और लाइक के लिए नहीं दी जाती है, तो इसमें अगर व्यूज़ ना भी आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी बेहद खूबसूरत है और मैं चाहती थी दर्शकों तक पहुँचे। मुझे पता है मेरे चैनल पर अच्छी कहानियों को प्यार नहीं मिलता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दीजिएगा कि अग्नि और अंक, मोह और स्नेह, अलकनंदा और विक्रमादित्य रंधावा वाले राइटर की अगली कहानी सुनना चाहेंगे या कोई बिलेनियर वाली। उम्मीद करूंगी कल 12 बजे तक अगला कहानी का पार्ट देने के लिए। अगर नहीं आ पाएगा तो कल देर सवेर ज़रूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।